डियर स्टूडेंट, आज हम कंपैरिजन बिटवीन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत और संयोजकता बंध सिद्धांत का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। हमने देखा है कि दोनों ही प्रकार के जो सिद्धांत हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस जो हमने अभी पढ़े, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, इन सभी जो संकुलों के जो गुणधर्म है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, उनके कलर, उनकी ज्योमेट्री, उसके बारे में व्याख्या करते हैं। उनके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, वो भी हमने अध्ययन किया उनका। आज हम इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे कि दोनों थ्योरी की जो मूलतः जो बेसिक अवधारणा है, जो उनके अंदर जो असम्पशंस दिए गए हैं, उसके आधार पर हम किस प्रकार इनको डिफरेंशिएशन इनका देख सकते हैं, इनमें किस प्रकार से हम विभेद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अंदर जो मेटल लिगेंड बॉन्ड है, उसको ये कहा गया कि ये आयनिक इन नेचर है, यानी कि धातु लिगेंड बंध जो है वो आयनिक प्रकृति का है। लेकिन जो संयोजकता बंध सिद्धांत है, उसके अंदर ये माना गया कि मेटल लिगेंड बॉन्ड जो है वो असंयोजक प्रकृति का है, यानी कि मेटल लिगेंड बॉन्ड इज कोवेलेंट इन नेचर। दूसरा, जो मेटल आयन और ऑर्बिट के जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें और लिगेंड के जो ऑर्बिटल्स हैं उनके मध्य में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती है, ऐसा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अंदर माना गया। जबकि संयोजकता बंध सिद्धांत या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर यह कहा गया कि लिगेंड के जो फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, जो पूर्ण रूप से भरे हुए ऑर्बिटल्स हैं, वो धातु आयन के जो रिक्त कक्षक हैं उसके साथ अतिव्यापित होते हैं, और इस प्रकार वहां पर सिग्मा बंध का भी निर्माण होता है। तीसरा पॉइंट जो ये कहा उन्होंने कि अगर हम देखते हैं तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अंदर, जैसा कि हमने देखा था कि जो मेटल आयन है उसके डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हुई थी, और लिगेंड के जो भी क्रिस्टल क्षेत्र है उसके प्रभाव से जब वो स्प्लिटिंग होती है तो हमने ये देखा था कि जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं वो T2G और EG प्रकार के अंदर विपाटित हो जाते हैं। लेकिन इस प्रकार का जो विपाटन है वो संयोजकता बंध सिद्धांत के अंदर नहीं देखा गया। जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, संकुल हैं, उनकी जो ज्यामिति है और जो स्थायित्व है उसको CFSE के आधार पर उसकी व्याख्या की गई कि ये जो ज्योमेट्री और जो स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस है ये डिटरमाइन की ऑन द बेसिस ऑफ द CFSE, यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा के आधार पर इनकी ज्यामिति और इनके स्थायित्व को समझाया गया। लेकिन जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसके अंदर जो ज्योमेट्री और स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हैं उसको हाइब्रिडाइजेशन, संकरण का प्रकार और बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो बंध का सामर्थ्य है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, उसके आधार पर इनकी व्याख्या की गई। जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है उसमें संकुलों का जो स्पेक्ट्रम है वो DD ट्रांजिशन के द्वारा समझाते हैं। ये जो संयोजकता बंध सिद्धांत है ये अवशोषण स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसकी व्याख्या वो नहीं कर पाया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अंदर हमने जो लिगेंड है उसको दो श्रेणी के अंदर विभाजित किया। एक तो हमने कहा कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, दूसरे होते हैं वीक फील्ड लिगेंड। लेकिन इस प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है, इस प्रकार का जो वर्गीकरण है वो संयोजकता बंध सिद्धांत के अंदर नहीं किया गया। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अंदर संकुलों के उच्च जो चक्रण है, हाई स्पिन है यानी कि दुर्बल क्षेत्र, और निम्न चक्रण लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस जो प्रबल क्षेत्र संकुल के नाम से भी जिनको हम जाना जाता है। लो स्पिन का मतलब ये हो गया कि वहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड उपस्थित है। तो इस प्रकार के वहां पर हमने कॉम्प्लेक्सेस को हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के नाम से भी उनको डिवाइड किया। और यहाँ पर जो हमने कॉम्प्लेक्सेस का देखा वो यहाँ पर हमने इनको बोला आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, यानी बाहरी कक्षक संकुल और अंत कक्षक संकुल। जैसे अगर हम sp3d2 की बात करें जो ऑक्टाहेड्रल केस के अंदर, तो हम कहते हैं कि sp3d2 है तो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अगर हम d2sp3 बोलते हैं तो इनर, क्योंकि जो d ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया इसलिए हम बोलेंगे उसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसी प्रकार dsp2 है और sp2d है, तो अगर आउटर वाले का होता है तो हम उसको स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के अंदर तो हम ये कहते हैं कि आउटर वाला ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, बाहरी कक्षक संकुल है। और अगर अंदर वाला अगर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है तो उसको हम बोलते हैं अंतः कक्षक संकुल। फिर जो
ज्योमेट्री on the basis of CFSE and nature of ligand and then magnetic properties were determined कि इसमें जो CFSE और ligand की प्रकृति के आधार पर संकुलों की ज्यामिति का निर्धारण किया और फिर उसके बाद उसमें जो भी उपस्थित इलेक्ट्रॉन थे उनकी संख्या के आधार पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो भी वहां पर प्रेजेंट थे उसकी नंबर के आधार पर उनके जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं उनकी व्याख्या की गई, उनका स्पष्टीकरण दिया गया। और जो वीबीटी है उसके अंदर चुंबकीय गुणधर्म के आधार पर संकरण का प्रकार बताया गया और ये हाइब्रिडाइजेशन का टाइप बताया गया और उसकी ज्यामिति जो है वो निर्धारित की गई। जो सीएफटी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसमें एमएल जो बॉन्ड है और पाई बंध का बनना, इस प्रकार का कोई उन्होंने व्याख्या नहीं की, उसको एक्सप्लेन नहीं किया। और जबकि वीबीटी के अंदर एमएल जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन है, बैक बॉन्डिंग है, उसको भी यहाँ पर समझाया गया, उसकी व्याख्या यहाँ पर की गई। सीएफटी किसी भी संकुल के कलर की रंगों की व्याख्या कर सकता है, लेकिन जो कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस है दे कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी। संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर संकुल का रंग जो है उसको उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। सीएफटी के अंदर ये माना गया कि जो समतलीय रचना है, स्क्वायर प्लेनर जो स्ट्रक्चर है, वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के डिस्टॉर्शन से उत्पन्न होती है। इसीलिए जो हम ये कहते हैं कि विकृत ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्क्वायर प्लेनर है उसके अंदर किस प्रकार से डिस्टॉर्शन हुआ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का, जैसा कि अभी हमने पहले वाले लेक्चर में देखा भी था कि ऑक्टाहेड्रल के अंदर जो चार एक ही प्लेन के अंदर होते हैं और दो जो है वो लंबवत होते हैं, तो जो चारों हैं ये पास पास आ जाते हैं और जो लंबवत है परपेंडिकुलर है उनकी लेंथ हो जाती है, तो उसके हिसाब से हम ये कहते हैं कि डिस्टॉर्शन हो गया। लेकिन जो यहाँ पर जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है वहां पर DsP2 जो संकरण है उसी के आधार पर इसको समझाया गया। उसकी व्याख्या जो है इसी प्रकार से की गई कि धातु आयन जो है उसके अंदर DsP2 प्रकार का संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, और ये सिद्धांत जो है ज्यामिति में किसी भी प्रकार की जो विकृति है उसकी कहीं भी ये चर्चा नहीं करता है। फिर जो सीएफटी है, ये जो कॉम्प्लेक्सेस संकुलों के जो अभिक्रिया है उनकी क्रियाविधि, उनके मैकेनिज्म्स की भी व्याख्या करता है, जबकि जो वीबीटी है ये रिएक्शंस की जो मैकेनिज्म है कॉम्प्लेक्सेस की उनको व्याख्या नहीं करता है। इट कैन नॉट explain the mechanism of the reactions of the complexes. CFT जो complexes हैं उनके ऊष्मागतिकीय गुणधर्म यानी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की भी व्याख्या करता है, ये इसको एक्सप्लेन कर सकता है, बट जो VBT है वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस यानी ऊष्मागतिकीय जो गुणधर्म है उनकी व्याख्या नहीं करता है। CFT के आधार पर हम लो स्पिन के साथ साथ हाई स्पिन के जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको बनाना भी हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हालांकि इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, इनका अस्तित्व नहीं है, लेकिन वीबीटी के आधार पर केवल लो स्पिन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस यानी कि निम्न चक्रण वर्ग समतलीय संकुल का बनना ही समझा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो DsP2 प्रकार का संकरण है उसके अंदर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो कक्षक है इसका इन्वॉल्वमेंट होता है, ये प्रयुक्त होता है, जबकि CFT के अंदर ये जो कक्षक है वो बिल्कुल रिक्त रहता है या एम्प्टी रहता है। तो इस प्रकार हम दोनों थ्योरीज का कंपैरिजन कर सकते हैं कि दोनों थ्योरीज के बेसिक असम्पशंस क्या थे और किसके आधार पर यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज की व्याख्या की गई और किस प्रकार से हम इनको विभाजित भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिगेंड फील्ड्स या उनके हाई स्पिन या लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। और इसी प्रकार से वीबीटी के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आउटर ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट है या इनर ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट है। इसी प्रकार मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चुंबकीय गुणों की भी यहाँ पर व्याख्या दोनों प्रकार की जो सिद्धांत है उसके आधार पर किस प्रकार की जा सकती है ये हमने देखा।